हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है एंड उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर से ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, ये हमारा है लेक्चर नंबर 47। हम लोग बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉमर्स के बिजनेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज मेरा लेक्चर नंबर है 47। 46 लेक्चर वीडियो इस सीरीज में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं बिजनेस फाइनेंस के, यानी कंपनी को किसी बिजनेस को फंड चाहिए तो उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, ये डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, ये जो मैं मार्क करूंगी, ये जो टेबल है, ये जो फ्लो डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर बनाइएगा। तो इसके जितने पॉइंट्स है ना, ये सब हमें डिटेल में पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस की। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। देखिए, ये जो वर्ड है बिजनेस फाइनेंस, दो वर्ड से मिलके बना है, बिजनेस प्लस फाइनेंस। दो वर्ड से मिलके बना है ना, बिजनेस फाइनेंस यानी बिजनेस प्लस फाइनेंस। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मतलब व्यापार। व्यापार कैसे होगा, या तो आप प्रोडक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे गुड्स का या सर्विसेज का, ताकि जो भी सोसाइटी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, सोसाइटी को जो भी गुड्स की रिक्वायरमेंट है या जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। ठीक, एंड उसके बदले में सोसाइटी आपको जो भी आपकी फीस वगैरह होती है वो पे करती है। तो दिस इज बिजनेस, यही तो होता है बिजनेस। तो बिजनेस क्या है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना, या दोनों ही किया जाता है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि जो भी सोसाइटी की नीड है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक, बट बिजनेस चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, थोड़ा पैसा तो चाहिए ना। बिजनेस की सारी एक्टिविटी आप अच्छे से कैरी ऑन कर सके, इसके लिए व्हाट वी नीड, हमें फंड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए फाइनेंस को क्या कहा जाता है, जो फाइनेंस होता है इसको कहा जाता है इट इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का क्या है, बैकबोन है, या कह लीजिए किसी भी बिजनेस की क्या है, लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन भी कहा जाता है, बैकबोन भी कहा जाता है, लाइफ ब्लड भी कहा जाता है फाइनेंस को। बिना फाइनेंस के तो बिजनेस चलना मुश्किल है, मुश्किल है ना। बिना पैसे के बिजनेस चल जाएगा नहीं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस या लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस या फिर बैकबोन। ठीक है, आई एम पांडे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छी बात कही है कि वही फाइनेंस क्या है, इट इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस के बिना तो कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बिजनेस मतलब समझ गए, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड फाइनेंस मतलब क्या हुआ, फाइनेंस मतलब फंड। तो बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। तो बिजनेस फाइनेंस मतलब क्या हुआ, बिजनेस को रन करने के लिए जो फाइनेंस की जरूरत होती है, जो फंड की जरूरत होती है, ताकि बिजनेस की जो डिफरेंट एक्टिविटी है वो आप परफॉर्म कर पाए, इसी को कहा जाता है बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड बाय द बिजनेस। बिजनेस को जिस फंड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने बिजनेस, ताकि वो अपनी जो डिफरेंट एक्टिविटी है इनको अच्छे से कैरी ऑन कर सके, इसी को कहा जाता है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो है ना, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता अगर उसके पास एडिक्वेट फंड ना हो, सफिशिएंट पैसा ना हो, तो बिजनेस रन करना बहुत मुश्किल है। देखिए, किसी एंटरप्रेन्योर ने मतलब नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो वो इनिशियल कैपिटल, कुछ पैसा उसके पास अपना खुद का होगा, कुछ पैसा तो अपना डाल देगा, लेकिन आगे भी तो उसको एक्सपेंशन के लिए और बाकी जरूरतों के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस फाइनेंस का, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है। यानी कोई कंपनी को अगर फंड की जरूरत है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, कहां कहां से वो फंड रेज कर सकती है। इसीलिए यही जानने के लिए ये जो टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बिजनेस फाइनेंस मतलब समझ गए ना, बिजनेस को रन करने के लिए जिस फंड की जो जरूरत होती है ना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस, इसी को बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, यही बात मैंने लिखी है कि कोई भी बिजनेस पर्सन है, उसे पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट अदर सोर्सेज। देखिए, कोई भी पर्सन है, उसने बिजनेस शुरू किया है, पहले तो उसने अपना पैसा लगा दिया, उसके पास जो भी पैसा था उसने अपना लगाया, लेकिन क्या वो सफिशिएंट होगा, नहीं, इसको और भी पैसे की जरूरत है ना।
तो इसलिए ही नीड टू नो, उसे पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट अदर सोर्सेस, कौन से दूसरे सोर्सेस हैं जहां से उसे पैसा मिल सकता है एंड उसकी बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकती है, उसे पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात है कि जो फाइनेंशियल नीड है किसी भी बिजनेस की, बिजनेस को जो पैसे की जरूरत है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो फंड चाहिए होता है वो दो पर्पज से चाहिए होता है। पहला, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहला क्या है? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है कि फिक्स एसेट्स। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? देखिए, फिक्स कैपिटल, ये वर्ड किसे बना है? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो कैपिटल की जरूरत है। फिक्स मतलब क्या है? फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो कैपिटल की जरूरत है ना, वो क्या है? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए कोई बिजनेस शुरू किया है, इस पर्सन ने बिजनेस शुरू किया है, तो इसको कुछ प्लांट खरीदना पड़ेगा। क्या पता कोई मतलब ऑलरेडी रनिंग प्लांट कोई खरीदे, फैक्ट्री खरीदे या जमीन खरीदे, उस पर फैक्ट्री बनाए। कुछ मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा और दूसरे फिक्स एसेट खरीदने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो पैसा चाहिए ना, उसको कहा जाता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक, बात समझ में आई? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, जिसमें आपका लैंड आ सकता है, प्लांट आ सकता है, फैक्ट्री, मशीनरी, फर्नीचर, ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है। लेकिन दूसरा क्या होता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए। आपकी फैक्ट्री चालू हो गई, लेकिन आपने, चलिए एक बार आपको पैसा मिल गया, ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिल गया, आपने फैक्ट्री डाल ली, खरीद ली, कोई रनिंग फैक्ट्री खरीद ली, मशीनरी लगा दी, फर्नीचर वगैरह कर दिए, तो क्या इसी से काम चल जाएगा? नहीं। अब फैक्ट्री जब रन करेगी तो डे टू डे हर दिन के कुछ खर्चे होंगे ना। आपकी मशीनरी को चलाने के लिए डीजल आएगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जो आपके यहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होंगे, और अगर आपकी फैक्ट्री रेंट पे है तो कुछ रेंट जा रहा होगा। तो ये सब क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी डे टू डे ऑपरेशन के लिए आपको खर्च, मतलब ये जो फंड चाहिए। तो इसीलिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है ना, किसी भी बिजनेस के फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एंड जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है, ये जो फंड की रिक्वायरमेंट है ये और ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिटेल में समझाया है। फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए, फिक्स एसेट मतलब जैसे बिल्डिंग हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, फिक्सचर हुआ, इसको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, जो कैपिटल चाहिए, दैट इज फिक्स कैपिटल। ठीक, एंड जो फिक्स्ड कैपिटल जो है ना, ये बिजनेस में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए। ठीक है, आपको कोई फैक्ट्री खरीदनी है, फैक्ट्री आपने बेचने के पर्पज से तो नहीं खरीदा है ना। कोई मशीनरी आपने खरीदी है 10 लाख की, वो बेचने के पर्पज से तो मशीनरी नहीं खरीदी है ना। तो इसका जो पैसा होगा वो लंबे समय तक फैक्ट्री में इन्वेस्टेड रहता है। ठीक, और एक बात और है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है ना फिक्स कैपिटल की, वो अलग अलग होती है। ठीक, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है, इसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, सपोज करिए आपकी ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म है। एग्जाम्पल इसका है, सपोज करिए मैंने कोई दुकान डाली, ठीक है, मैंने कोई दुकान खोली है। तो क्या बताइए, दुकान खोलने के लिए मुझे क्या फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होगा? ठीक है, फिक्स कैपिटल क्या बहुत ज्यादा चाहिए होगा? ये डिपेंड करता है। अगर मैंने रेंट पे दुकान ली है तो मुझे फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होगा, मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। अगर मैंने कोई छोटी सी दुकान डाली है, ठीक है, कोई ट्रेडिंग कंसर्न है जहां पे मैं खरीदना बेचना कर रही हूँ, कुछ बना नहीं रही हूँ, बस कहीं से खरीद के ला रही हूँ उसे बेच रही हूँ, तो ट्रेडिंग कंसर्न अगर है तो मुझे फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होगा। ठीक है, मैं रेंट पे भी तो दुकान ले सकती हूँ, रेंट पे कोई गोडाउन ले सकती हूँ। ठीक, लेकिन उसी की जगह करो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर मैं अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, सपोज करिए किसी भी चीज की, किताबें बना रही हूँ या कॉपीज बना रही हूँ या पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो मुझे फैक्ट्री डालनी पड़ेगी ना, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा फिक्स्ड जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा रहेगा। तो ये क्या मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की कितनी जरूरत होगी ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस टाइप का है। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है जहां पे खरीदना बेचना केवल हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, मुझे फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए होगा। नहीं नहीं, मतलब स्मॉल अमाउंट, कम चाहिए होगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मैं कोई सामान बना रही हूँ, तो वहां पे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। ठीक, और एक बात और है कि अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर मैं अभी छोटे से स्केल पे, स्मॉल स्केल पे कोई बिजनेस शुरू कर रही हूँ, भले ही मैं मैन्युफैक्चरिंग ही कर रही हूँ, पर क्या पता मैं अपने घर में ही एक रूम या अपने घर का एक फ्लोर मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर ले रही हूँ,
तो यहाँ पे क्या है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। लेकिन अगर बड़े स्केल पे मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग करूं तो क्या होगा, मुझे फैक्ट्री डालनी पड़ेगी सेपरेट, अपने घर से अलग कहीं दूर फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है किस टाइप का बिजनेस है। ठीक, आगे बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो एक बात है, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो चाहे छोटा बिजनेस हो, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, हर दिन के ऑपरेशन के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, आपको रॉ मटेरियल खरीदने होंगे, अगर मैं किताबें बना रही हूँ, कॉपी छपवा रही हूँ, या मतलब पेन बना रही हूँ, ठीक है, या क्लोथिंग के उसमें हूँ, कपड़े बनवा रही हूँ, मुझे रॉ मटेरियल तो खरीदने पड़ेंगे ना। और फिर सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होंगे। तो ये सब क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये वर्किंग कैपिटल जो है ना, इट वेरीज अगेन, जैसे फिक्स एसेट की फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट वेरी करती थी, डिपेंड करती थी नेचर ऑफ बिजनेस पे, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती थी। लेकिन वर्किंग कैपिटल तो सबको चाहिए होता है, स्मॉल को भी बड़े को भी। लेकिन यहां पर भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है ना, ये वेरी करती है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वेरी करती है। जैसे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, जैसे सपोज करिए ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। ये जो कंपनी ए है ना, ये क्रेडिट पे काम करती है, यानी उधार पे सामान ज्यादा बेच रही है। ठीक है, आप अभी सामान ले जाइए, इसका पेमेंट आप धीमे धीमे करके किस्तों में दे दीजिएगा। ठीक, जबकि ये जो कंपनी है टोटल कैश में अपना ट्रांजेक्शन करती है कि कैश दो, सामान लो, खरीदो। ठीक है, तो बताइए इस कंपनी के पास क्या होगा, कंपनी बी के पास तो हमेशा कैश रहेगा ना। तो यानी इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, यानी इसे बाहर से कहीं पैसा लेने की जरूरत नहीं है, इसके पास वर्किंग कैपिटल रहेगा, क्योंकि कैश में सामान बेच रही है तो इसके पास कैश हमेशा रहेगा, वर्किंग कैपिटल रहेगा। लेकिन जो कंपनी ए है, क्योंकि ये क्रेडिट में सामान बेच रही है, जो पैसा आएगा वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आ रहा है। तो यहाँ पे इनको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी ए को, उसको ज्यादा होगी। ठीक, ये एक एग्जांपल। दूसरा जैसे एक और है कि जो सेल्स टर्नओवर होता है, सेल्स टर्नओवर, यानी आप कोई सामान खरीद के लाए, अब वो कितनी जल्दी बिक रहा है, इसको कहेंगे सेल्स टर्नओवर। यानी आपकी परचेज कितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट हो रही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सामान खरीद के लाया तुरंत बिक गया, या सामान अपने यहाँ पे बनाया तुरंत बिक गया। मैंने बहुत ज्यादा गोज दिया, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये कंपनी ए है, इसने सामान चाहे मैन्युफैक्चर किया चाहे बाय किया और ये तुरंत बिक गया, सेल हो गया। एक कंपनी बी है, उसने सामान चाहे मैन्युफैक्चर किया चाहे खरीदा बाहर से, बट इसका सामान धीमे बिका, शायद अगले महीने या उसके 6 महीने बाद बिका। तो यहाँ पे क्या है, सेल्स टर्नओवर क्या है, बहुत लॉन्ग है, या कह लीजिए स्लो है सेल्स टर्नओवर। तो इसको जो बी को जो पैसा मिलेगा वो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद मिल रहा है, क्योंकि जब सामान बिकेगा तभी तो पैसा आएगा। जबकि कंपनी ए जो है, इसका सामान उसी महीने बिक जा रहा है। यानी स्पीडर अगर टर्नओवर है, जो सेल्स टर्नओवर है वो अगर फास्ट है, यानी तुरंत इसको कैश पैसा मिल जा रहा है, तो इसकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी दैट वुड बी लो, वो कम होगी। ठीक है, तो ये था वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यहां तक समझ में आ गया। एक बात और है, आपने नोटिस किया होगा, जो फेस्टिवल टाइम है उस समय क्या होता है, कंपनीज अपना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है ना। फेस्टिवल के टाइम लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, अभी दिवाली बीता है, एकदम मार्केट भरे हुए थे सामानों से। तो कंपनीज ने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, इन्वेंट्री वगैरह बढ़ा दी थी। तो उसके लिए भी कंपनीज को बड़े मतलब लार्ज स्केल पे फंड की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि तभी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगी। ठीक है, तो ये सब मतलब इसलिए जो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना, ये वेरी करती रहती है। ठीक, तो इसीलिए बहुत जरूरी है, यानी फंड की रिक्वायरमेंट तो होगी। अब वो वर्किंग कैपिटल हो, फिक्स कैपिटल हो, फंड की रिक्वायरमेंट तो कंपनी को होगी। अब इसलिए बहुत जरूरी है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो इवेल्युएट करे डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको इवेल्युएट करे कि वो फंड कहाँ कहाँ से रेज कर सकता है। ठीक है, उसे पता होना चाहिए। राइट, अब हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप की होती है, पढ़ाया था मैंने। ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप की होती है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। कौन कौन सी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। ठीक, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है तो वहां पे फंड कहां से आएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है तो वहां पर चाहे तो हम अपना पर्सनल जो मेरे कुछ सेविंग है मैं वो लगा के अपना बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, या मैं बैंक से बोरो कर सकती हूँ पैसा, या अपने फ्रेंड वगैरह से ले सकती हूँ, फैमिली से ले सकती हूँ पैसा। ठीक है, तो ये सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में। ठीक है, बट अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं बिजनेस फाइनेंस के, जो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज है जिसको अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। एक बार मैं आपके लिए रीड कर दे रही हूँ। सोर्सेज ऑफ फंड यानी कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं फंड के। तो इन सोर्सेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। तो इसके बेसिस पे इन सोर्सेज ऑफ फंड को डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, अगर पीरियड के बेसिस पे डिवाइड करें तो 3 सोर्सेज हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। इसका क्या मतलब है, अगर मुझे फंड की रिक्वायरमेंट 5 साल से ज्यादा समय के लिए है, ठीक है, 5 साल से ज्यादा समय के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ फंड है, ये मैं यूज करूंगी। अगर मुझे 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये सोर्सेज यूज करूंगी। अगर मुझे 1 साल से कम समय के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 1 साल से अंदर के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज यूज करूंगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या क्या है, एक बार आपके लिए रीड कर दे रही हूँ। लॉन्ग टर्म में क्या है, इक्विटी शेयर हुआ, रिटेन्ड अर्निंग हुआ, प्रेफरेंस शेयर हुआ, डिबेंचर हुआ, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो यहां से 5 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए मुझे फंड मिल जाएगा। 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ, पब्लिक डिपॉजिट ले सकती हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती हूँ, लीज फाइनेंसिंग कर सकती हूँ। अगर मुझे 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए पैसे चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बैंक से पैसा ले सकती हूँ, फैक्टरिंग कर सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं, कॉमर्शियल पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अगर ड्यूरेशन के बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो ये 3 सोर्सेज हो सकते हैं। अगला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे, ठीक है, 2 टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं। पहला क्या है, ओनर्स फंड, दूसरा क्या है, बोरोड फंड। ओनर्स फंड का क्या मतलब है, ओनर्स फंड मतलब फंड विच इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। यानी आपकी जो एंटरप्राइज है, जो कंपनी है, उसका ओनर जब फंड दे, ठीक है, तो उसे कहेंगे ओनर्स फंड। और अगर हम फंड कहीं बाहर से बोरो कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, बोरोड फंड। ठीक, तो ये 2 टाइप के हैं। ओनर्स फंड में क्या आता है, ओनर्स फंड में आता है इक्विटी शेयर। हम जानते हैं शेयर होल्डर आर कॉल्ड द ओनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। बस ये अलग बात है, अगर मेरे पास कम शेयर है तो मेरी कम हिस्सेदारी है, पर मेरी हिस्सेदारी तो है ना। ठीक है, तो इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है वही कंपनी दोबारा इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया ओनर्स फंड। बोरो कहां कहां से कर सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, लीज फाइनेंसिंग हो सकता है, कॉमर्शियल पेपर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके बोरोड फंड। अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ जनरेशन, यानी किस कहां से ये जो फंड है ये कहां से जनरेट हो रहा है। ठीक है, वेदर द फंड आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल सोर्स। जो फंड है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही फंड जनरेट हो रहा है, या हम बाहर से कहीं से फंड ले रहे हैं, इसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज में क्या आएगा, अगर हम फंड जो है कम और इंटरप्राइज के अंदर का ही फंड यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ सकता है, रिटेन्ड अर्निंग आ सकता है। और अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स है यानी बाहर से फंड ले रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, बैंक से लोन, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, फैक्टरिंग हो सकता है, लीज फाइनेंसिंग हो सकता है, कॉमर्शियल पेपर हो सकता है। तो ये सारे सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक, तो मैंने बहुत सारे डिस्कस कर लिए। अब एक बात है, मैं अब ये जो लेक्चर है ना यहीं पे वाइंड अप करूंगी, लेकिन अगले लेक्चर में ना ये जो जितने टर्म्स अभी मैंने लिए हैं ये सारे ही टर्म्स हमें डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने हैं। और इन सारे ये जो टर्म्स हैं इनके कुछ कह लीजिए एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, कह लीजिए कुछ प्रोज भी हैं कुछ कॉन्स भी हैं। मतलब इन सोर्सेज ऑफ फंड के कुछ लिमिटेशन भी हैं कुछ फायदे भी हैं। तो वो हमें डिटेल में पढ़ना है आने वाले लेक्चर में। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि ये सोर्सेज अब काफी लेंदी में डिटेल में हमें पढ़ना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू वगैरह में भी बहुत पूछे जाते हैं, वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर वाइंड अप करते हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब क्या हुआ, नवंबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है कि ये अभी तक है, नवंबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है नवंबर 2024 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा,
इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट भी और जोड़ लीजिए, ये सब्जेक्ट भी मैं कवर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, और एक बात और है कि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मेरा फर्स्ट और सेकंड चैनल दोनों को कर लीजिएगा। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके भी मुझे बताते रहा करिए कि मेरा लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं, कोई हेल्प मिली कि नहीं मिली। एंड प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं थ्रू अ वीडियो कॉल ऑन माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो कॉल से कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। राइट, तो तब तक मेरा वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।